सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले F5 का फाउंडेशन कोर्स 1 का यूनिट 2 कंसेप्ट ऑफ डिस्पैरिटी 1 का लेक्चर नंबर 6, जिसके अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेट सिस्टम। अब देखो, ऑलरेडी हमने सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के दो टाइप्स देख लिए हैं, कास्ट सिस्टम और क्लास सिस्टम, और आज स्टेट सिस्टम देखने वाले। तो अब देखो स्टेट सिस्टम होता क्या है। तो अगर आप लोग ऐसे देखोगे तो हमारा जो 4 वर्ना सिस्टम है, जिसके अंदर हम लोगों को 4 हिस्सों में बांट देते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कि वो जिस तरह का काम करते हैं वही उनका कास्ट बन जाता है। वैसे ही स्टेट सिस्टम के अंदर भी होता है। मतलब आप बोल सकते हो कि स्टेट सिस्टम जो है वो हमारा 4 वर्ना की तरह सिमिलर ही रहता है। फ़र्क कितना होता है कि देखो, हमारा जो 4 वर्ना सिस्टम है उसके अंदर हम सिर्फ लोगों का ऑक्यूपेशन देखते हैं कि जो वो काम करते हैं वही उनका कास्ट बन जाता है। और स्टेट सिस्टम जो होता है इसके अंदर भी वैसा ही होता है, ऑक्यूपेशन भी देखा जाता है, बट इसके अंदर और एक्स्ट्रा कुछ क्राइटेरिया होते हैं जिसको देखने के बाद आपका जो कास्ट है वो डिसाइड किया जाता है कि आप कौन से ग्रुप में आओगे। आप बड़े वाले ग्रुप में आओगे, यानी बड़े कास्ट में आओगे, या फिर छोटे कास्ट में। ठीक है, तो अब देखो स्टेट सिस्टम क्या होता है, उसके कौन से टाइप्स होते हैं तो मैं आपको आगे बताऊंगा ही। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि ये जो स्टेट सिस्टम है ये था किधर। देखो, हमारा जो वर्ना सिस्टम है वो इंडिया के अंदर उसकी शुरुआत हुई थी जब आर्यंस आए थे। ठीक है, मतलब जितने भी मान सकते हो, जितने भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो उनके पूर्वज थे वो सेंट्रल एशिया से हमारे इंडिया के ऊपर वाले हिस्से में जब आए थे तो उन लोगों ने मतलब वर्ना की शुरुआत की थी, वर्ना सिस्टम की। तो ये स्टेट सिस्टम की शुरुआत किधर हुई थी, तो इसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो देखो, इसकी शुरुआत हुई थी हमारा जो यूरोप है वहाँ पर, मतलब करीब 1500 साल पहले की बात है। उस समय शुरुआत हुई थी ये स्टेट सिस्टम की 5th सेंचुरी में। अभी 21वीं सदी चल रही है, तो जब 5वीं सदी चल रही थी, 5th सेंचुरी चल रही थी, उस समय इसकी शुरुआत हुई थी। अब देखो, जैसे ही हमारा जो मिडल एरा था वो जैसे ही शुरू हुआ, मिडल एरा देखो कब से शुरू होता है आपको वो बता देता हूँ। देखो, यूरोप में जब पुराने समय में यूरोप में एक सभ्यता रहती थी जिसका नाम था रोम। ठीक है, रोम के जो लोग थे जब उनका पूरी तरह से ख़त्म हो गए थे, मतलब पूरी सभ्यता उनकी ख़त्म हो गई थी, उसके बाद शुरू हुआ जाता है, मतलब उसके बाद माना जाता है कि उसके बाद शुरुआत हुई थी मिडल एरा की। ठीक है, और जैसे ही मिडल एरा शुरुआत हुई थी वैसे ही लोगों ने एक दूसरे को बांटना शुरू कर दिया, कास्ट के हिसाब से ग्रुप में डाल दिया कि ये बड़ी ग्रुप का आदमी है, छोटी ग्रुप का आदमी है। मतलब जो नौकर गुलाम थे उन लोगों को छोटी ग्रुप में डाल दिए, जो राजा महाराजा थे उन लोगों को बड़ी ग्रुप में डाल दिया। तो ऐसे लोगों को शुरुआत कर दिया गया, ऐसे लोगों को बांटना। और हमारा जो 4 वर्ना सिस्टम जो है वो भी उसी के आसपास का ही साल का है, तो कोई ज़्यादा दूर का नहीं है। तो इस तरह से स्टेट सिस्टम की शुरुआत हुई थी यूरोप में। ठीक है, अब देखो यूरोप की ये जो स्टेट सिस्टम है ये भी बिल्कुल वैसे ही है। बेसिकली यूरोप में जो फ्रांस था वहाँ पर स्टार्टिंग हुई थी स्टेट सिस्टम की। अब देखो, स्टेट सिस्टम जो है वो क्या चीज़ के हिसाब से आपको ग्रुप में डिवाइड करता है, ये आपका सिर्फ ऑक्यूपेशन नहीं देखता। जैसे वर्ना सिस्टम है तो सिर्फ आपका काम देखता है, आप कौन सा काम करते हो वही आपका कास्ट बन जाता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ वो नहीं देखा जाता है, यहाँ पर ऑक्यूपेशन के साथ साथ और भी चीज़ें रहती है कि आप कितने ज़्यादा अमीर हो। अगर आप बहुत ज़्यादा अमीर होते हो तो आपको बड़े ग्रुप में डाला जाएगा, और साथ ही में आपके पास बाकी के भी क्राइटेरिया होने चाहिए, तब वो ग्रुप में, बड़े ग्रुप में डाला जा सकता है। ठीक है, मतलब क्या कि आप बहुत बड़ा कोई काम कर रहे हो, ऑक्यूपेशन आपका हो, मतलब मान लो जैसे आप राजा महाराजा हो, उसके साथ ही में आप बहुत ज़्यादा अमीर भी होने चाहिए, और उसके साथ में आपका कोई मतलब ख़ानदान जो है वो भी देखा जाता है कि आप कौन से ख़ानदान से हो। ये सारी चीज़ों को देखने के बाद आपको किसी एक ग्रुप में डाल दिया जाएगा और उसी हिसाब से आपको ट्रीट किया जाएगा। आप बड़े ग्रुप में रहोगे तो ज़्यादा इज्जत मिलेगी, छोटे ग्रुप में रहोगे तो कम इज्जत मिलेगी। ठीक है, अब देखो, ये जो मतलब का स्टेट सिस्टम है ये भी बिल्कुल वर्ना सिस्टम की तरह ही है कि यहाँ पर भी टॉप जो ग्रुप है वहाँ से लेकर लोअर ग्रुप तक है, कि जो बड़े ग्रुप्स रहते हैं उनको ज़्यादा इज्जत मिलती है और जो छोटे ग्रुप रहते हैं उनको कम इज्जत मिलती है। बड़े ग्रुप्स के मतलब जो बड़े ग्रुप्स रहते हैं उनका कुछ अलग हक रहता है, उनके पास कुछ ज़्यादा हक रहते हैं, तो छोटे ग्रुप्स के पास बहुत कम हक होते हैं। ठीक है, हर एक ग्रुप जो होता है उनके पास अलग अलग काम होता है। जैसा पुजारी रहेगा तो पूजा पाठ करता है, और जो लेबर रहेगा वो मजदूरी करता है, तो सबके पास अलग अलग तरह के काम होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर स्टेट सिस्टम के बारे में भी आपको पता चल गया होगा, समझ आ ही गया होगा कि स्टेट सिस्टम की शुरुआत कैसे हुई थी और स्टेट सिस्टम में आखिर लोगों को बांटा कैसे जाता है। अब देखो, स्टेट सिस्टम के अंदर बिल्कुल वर्ना की तरह हम लोगों को 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, मतलब 4 हिस्सों में बांट देते हैं, उनके काम के हिसाब से, उनके खानदान के हिसाब से, उनके अमीर मतलब कितने ज़्यादा पैसे उनके पास उस हिसाब से। ठीक है, अब देखो 4 ग्रुप्स कौन से हैं। तो देखो, सबसे पहले जो स्टेट सिस्टम के अंदर ग्रुप कहा जाता है और जो सबसे बड़ा भी माना जाता है वो होता है क्लर्जी। ठीक है, अब देखो, ये जो क्लर्जी होते हैं मतलब ये वो लोग होते हैं जो पूजा पाठ करते हैं, प्रेयर करते हैं। जैसे अब यूरोप साइड में चर्च में जो फादर होते हैं जो पूजा पाठ करते हैं, प्रेयर करते हैं,
मतलब चर्च में, तो उन लोगों को क्लर्जी में गिना। जैसे हम लोग में पंडित ब्राह्मण है जो पूजा पाठ करते हैं या फिर रिलीजन से काम करते हैं, मतलब अपना धर्म का प्रचार करते हैं, लोगों को धर्म के बारे में सिखाते हैं, वो सारी चीज़ें जो करते हैं उन्हें क्लर्जी में गिन लिया जाएगा, ठीक है। और तब गिना जाएगा जब वो साथ ही में अमीर भी हो और किसी मतलब वैसे खानदान से रिलेटेड भी हो, तब वैसा गिना जाएगा कि हाँ आप क्लर्जी में आते हो, मतलब सबसे बड़े ग्रुप में आते हो, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो ग्रुप होता है वो होता है एरिस्टोक्राट्स और फुडल लॉर्ड्स का, मतलब राजा महाराजा या फिर सेनापति या फिर सेना जो होती है वो लोग का ग्रुप, मतलब क्षत्रिय की तरह बिल्कुल। तो ये वो वाले ग्रुप होते हैं जो राजा महाराजा रहते हैं या फिर क्षत्रिय रहते हैं। तीसरा ग्रुप होता है ट्रेडर्स का, मतलब जो बिजनेसमैन होते हैं या फिर जो दुकानदार होते हैं, वो सारी चीज़ें जो बिजनेस करते हैं एक तरीके से, वो ट्रेडर्स में आते हैं। जैसे हमारे में वैश्य होता है फोर वर्णा के अंदर, जो भी जैसे अब खेती करने वाला है, फिर बिजनेस किसी भी तरह से व्यापार करने वाले लोग होते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो हमारा ग्रुप होता है वो होता है सर्फ्स या फिर स्लेव्स का, ठीक है। सर्फ जो होते हैं वो एक तरीके से मान सकते हो गुलाम की तरह ही होते हैं, इसमें बस थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। क्या डिफरेंस रहता है तो आपको मैं आगे बताता हूँ, देखो। बट अब इतना याद रखो कि सर्व्स और जो स्लेव्स होते हैं वो सबसे छोटे ग्रुप्स में माने जाते हैं। मतलब स्लेव्स मतलब कौन, जो गुलाम होते हैं हमारे, मतलब नौकर होते हैं। और सर्व मतलब वो भी एक तरह से गुलामी होते हैं, बस अलग टाइप के थोड़े गुलाम होते हैं, तो वो भी अभी आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। तो ये जो स्लेव्स होते हैं, गुलाम होते हैं, ये सबसे नीचे आते हैं, मतलब सबसे छोटी ग्रुप के अंदर आते हैं, जिनको सबसे कम हक मिलता है सोसाइटी के अंदर, ठीक है। अब देखो सबसे पहला जो हमारा स्टेट सिस्टम के अंदर ग्रुप आता है वो होता है क्लर्जी, ठीक है। अब देखो क्लर्जी कौन लोग होते हैं, तो बिल्कुल ये वो लोग होते हैं जो पूजा पाठ करते हैं। तो देखो पॉइंट में क्या लिखा है, द क्लर्जी परफॉर्म्ड रिलीजियस ड्यूटी, दे इंजॉयड कंसिडरेबल प्रेस्टीज एंड ओड लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड, दे कमांडेड रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। मतलब देखो कि ये जो क्लर्जी होते हैं ये वो लोग होते हैं जो धर्म से रिलेटेड काम करते हैं। मतलब क्या हो सकता है कि किसी मतलब जैसा मान लो कोई हिंदू है तो हिंदू लोग की पूजा करता है, हिंदू जो भगवान होते हैं उनकी पूजा करता है। हो सकता है क्रिश्चियन होगा तब जीसस की पूजा करेगा, जो क्रिश्चियन के जो भगवान होंगे उनकी पूजा करेगा, गॉड की पूजा करेगा, ठीक है। तो रिलीजियस ड्यूटी मतलब क्या, खाली पूजा पाठ भी नहीं आती, और भी काफ़ी सारी चीज़ें आती है कि जैसे धर्म का प्रचार करना, लोगों को धर्म के बारे में बताना, धर्म के बारे में मतलब ज्ञान देना, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती है, ठीक है। लोगों को सिखाना अच्छी अच्छी बातें, ये सारी चीज़ें आती है इसके अंदर। तो ऐसे जो काम करता है उसे हम क्लर्जी में गिनेंगे, और साथ ही में उसके पास काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में लैंड होना चाहिए। देखो पुराने समय में ना जिसके पास ज़्यादा ज़मीन होती थी उसी को हम ज़्यादा अमीर मानते थे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आप ये भी कह सकते हो कि जिसके पास ज़्यादा पैसे रहेंगे वो, और साथ ही में अगर वो रिलीजियस ड्यूटी को परफॉर्म करता रहेगा, कोई धर्म से रिलेटेड काम करता रहेगा, तो उसे हम क्लर्जी में ये जो ग्रुप है इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। अब देखो ये जो लोग होते हैं जो क्लर्जी ग्रुप के अंदर आते हैं, इन्हें काफ़ी ज़्यादा मतलब इज्जत मिलती है सोसाइटी से, क्योंकि जैसे अब हमारा ब्राह्मण ही होता है, पंडित ही होता है, तो उसको कितना ज़्यादा लोग इज्जत देते हैं, हर आदमी आता है पैर छू के जाता है, आशीर्वाद दीजिए। तो वैसे इनको भी काफ़ी ज़्यादा इज्जत मिलती है, हर एक जो ग्रुप का आदमी होता है वो हर एक आदमी इनको बहुत ज़्यादा इज्जत देता है। उसके बाद देखो सेकंड जो ग्रुप होता है वो होता है एरिस्टोक्राट्स का। अब एरिस्टोक्राट्स तो आपको मैं भी पता ही है, जो हमारे राजा महाराजा रहते हैं या फिर कोई क्षत्रिय टाइप में जितने भी लोग होते हैं, सेनापति हो गया, कोई वॉरियर हो गया, तो वो सब लोग, ठीक है। तो देखो क्या पॉइंट्स में लिखा है, द एरिस्टोक्राट्स कंप्राइज्ड ऑफ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ रॉयल्टी और फीडल लॉर्ड्स विच इंजॉयड हेरिडिटी स्टेटस एंड प्रेस्टीज। मतलब देखो एरिस्टोक्राट्स वो लोग होते हैं, मतलब देखो क्योंकि देखो आपको एक सिंपल सा मतलब बताता हूँ। एक गाँव है मान लो, अब उस गांव के अंदर कितने राजा हो सकते हैं, ठीक है। अब सिंपल जवाब है कि राजा तो एक ही रहता है किसी भी एरिया के अंदर, एक से ज़्यादा नहीं रह सकता। हो सकता है कोई पुराना खानदानी कोई राजा रहेगा जो हार चुका रहेगा या फिर अब रिटायर हो चुका रहेगा राजा से, तो वो किसी और उसके खानदान हो सकते हैं 3-4, तो ऐसा मान सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कम ही रहते हैं राजा खानदान से, ठीक है, मतलब रॉयल खानदान से। तो क्योंकि बहुत कम रहते हैं तो इसीलिए एरिस्टोक्रेट ये जो ग्रुप होता है जिसमें सिर्फ मतलब जो राजा महाराजा या फिर सेनापति वही ग्रुप आते हैं, इसके वजह से इनकी जो पॉपुलेशन होती है मतलब एरिस्टोक्रेट्स की, वो बाकी ग्रुप से सबसे कम होती है। तो आप कह सकते हो सबसे स्मॉल ग्रुप होता है स्टेट सिस्टम के अंदर। अब देखो इसके अंदर आते कौन लोग हैं, तो ये इसके अंदर वो लोग आते हैं जो रॉयल खानदान से बिलोंग करते हो या फिर लोगों के ऊपर शासन करते हो। अब जैसे कोई सेनापति रहेगा या फिर सेना ही रहेगी, तो वो सारे लोग आते हैं इसके अंदर, जिनको काफ़ी ज़्यादा इज्जत मिलती है लोगों से और हर एक आदमी उनकी बात मानता है, ठीक है। मतलब काफ़ी ज़्यादा उनका इज्जत मिलता है, हॉनर रहता है उनका सोसाइटी के अंदर, लोग बहुत ज़्यादा उनकी इज्जत करते हैं, और जो इज्जत नहीं करता उसको सज़ा भी मिल जाती है, ठीक है। अब देखो क्योंकि ये राजा महाराजा रहता है तो इसलिए इनके हाथ में बहुत ज़्यादा पैसे रहते हैं, मतलब अमीर आदमी रहते हैं, अंबानी आदमी रहते हैं इन लोग। द एरिस्टोक्रेट ओन द लैंड एज वेल एज द लैंड लेट पेशेंट हु लिव एंड वर्क ऑन द लैंड। देखो
पेशेंट का मतलब होता है जो गुलाम होते हैं, नौकर होते हैं, वो उसकी बात हो रही है कि देखो एरिस्टोक्राट जो होते हैं इनके पास काफ़ी सारे ज़मीनें रहती है, मतलब बहुत अमीर आदमी है तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ज़मीन इनके पास रहती है और ख़ुद तो खेती करने जाएंगे नहीं, जिसके लिए इन्होंने काफ़ी सारे ऐसे गुलाम रखे हुए रहते हैं, लेबर रखे हुए रहते हैं जो उस ज़मीनों के ऊपर काम करते हैं। जिनके पास ज़मीन नहीं होती है वो वहाँ पर जाकर काम कर देता है। जैसे मान लो किसी के पास गाड़ी नहीं है और वो चलाना चाहता है टैक्सी, तो वो भाड़े पे टैक्सी लेके चला सकता है। वैसे ही जो कुछ फार्मर्स होते हैं जिनके पास ज़मीनें नहीं होती है, तो वो ऐसे ही जो राजा महाराजा या फिर जो अमीर लोग होते हैं उनके खेतों के ऊपर काम करते हैं और उसके बदले में जो ज़मींदार होता है उसको थोड़ा बहुत अपना अनाज जो है आधा से ज़्यादा या फिर आधा अनाज जो है वो उसे दे देते हैं। ठीक है, सो देखो आगे क्या लिखे कि द एरिस्टोक्रेट वेयर वॉरियर्स एंड प्रोटेक्ट देयर फूडल टेनेंट या फिर सर्वेंट। मतलब देखो ये जो एरिस्टोक्रेट्स होते हैं ये वो लोग हो सकते हैं या तो मतलब जो वॉरियर्स होते हैं, सेना में जो लोग होते हैं, या फिर सेनापति ही हो गया, जो वॉरियर्स होते हैं वो लोग होते हैं। और इन लोग क्या करते हैं, इन लोग अपने जो लोग होते हैं अपने आसपास के जो लोग होते हैं अपने एरिया के, जैसे अब कोई गांव का आदमी रहेगा जो राजा है तो अपने गांव को बचाने के लिए जंग लड़ता रहता है हमेशा। ठीक है, तो ये ऐसे लोग होते हैं। उसके बाद देखो अब जो हमारा तीसरा स्टेट सिस्टम का जो ग्रुप आता है वो होता है ट्रेडर्स या फिर मर्चेंट या फिर क्राफ्टमैन भी आप जिसे कह सकते हो, जो व्यापार करते बिजनेस करते उनका ग्रुप रहता है। मतलब ये लोग जो है उनका ग्रुप रहता है। तो देखो अब क्या क्या है इसके अंदर पॉइंट्स लिखे। द मर्चेंट्स अंडरटूक बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज, द क्राफ्टमैन अंडरटूक पर्टिकुलर क्राफ्ट विच वॉज मोस्टली पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर। इन रियल सेंस द मर्चेंट एंड क्राफ्टमैन वेयर आउटसाइड द स्टेट सिस्टम। अब आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो जब शुरुआत में स्टेट सिस्टम को मतलब शुरू किया गया था, यानी कि लोगों को अब बांटना शुरू किया गया था ग्रुप्स के अंदर, तो उस टाइम पे सिर्फ 3 ही ग्रुप बनाए गए थे। मतलब सबसे पहला तो वो ग्रुप जो क्लर्जी का है, उसके बाद जो राजा महाराजाओं का स्ट्रो कास्ट है वो ग्रुप, उसके बाद तीसरा जो ग्रुप था वो था स्लेव्स का, यानी कि जो गुलाम थे उनका ग्रुप था। मतलब सिर्फ 3 ग्रुप्स बनाए थे। और ये जो ट्रेडर्स का ग्रुप है इसको बाद में डाला गया था। अब क्यों डाला गया था, तो देखो इसके पीछे रीज़न था। ये देखो सबसे पहले तो 3 ही ग्रुप बनाए गए थे, लेकिन फिर देखा गया कि सोसाइटी के अंदर सिर्फ यही 3 तरीके के लोग नहीं रहते हैं। मतलब कहीं कहीं से अलग अलग जगह से बिजनेसमैन भी आते हैं जो वहाँ पर व्यापार करते, ना ही गुलाम ना, मतलब क्या कि वो लोग जो होते वो ना ही हमारे गुलाम होते हैं, मतलब वो अपनी मर्जी से आते बिजनेस करते, नहीं जमता है निकल जाते हैं। तो वो लोग जो होते हैं क्योंकि वो आउटसाइडर थे, मतलब पहले से उधर नहीं रहते थे, वो दूसरी जगह से आ के वहाँ से बिजनेस करते थे। और मोस्टली जो वहाँ के लोग थे वो गुलामी थे। ठीक है, मतलब उनकी गुलामी करते थे, राजा महाराजाओं की गुलामी ही करते थे। तो क्योंकि वो बाहर से आए थे तो इसलिए क्योंकि वो भी वहाँ पे ही सेटल हो गए थे, तो जिसकी वजह से उनको भी एक ग्रुप में ही डाल दिया गया, अलग से ग्रुप बनाकर। और क्योंकि देखो वो स्लेव से ऊपर में आते थे कि वो गुलाम किसी के नहीं थे, उनकी मर्जी रहेगी तो बिजनेस करेंगे, नहीं मन करता है दुकान नहीं लगाते, तो इसलिए उनको स्लेव से ऊपर डाला जाता है। और ट्रेडर्स ये जो ग्रुप है इनको बाद में ऐड किया गया था। तो ऐसा मान सकते हो कि ये जो मतलब ट्रेडर्स का ग्रुप है ये स्टेट सिस्टम के अंदर आता ही नहीं था पहले, बाद में डाल दिया गया, ताकि मतलब कि क्योंकि ये भी हमारी सोसाइटी के अंदर ही लोग रह रहे हैं, इसलिए इनको भी एक ग्रुप दे दिया गया कि आप ट्रेडर्स के ग्रुप में आते हो, आप स्लेव्स से ऊपर आते हो। ठीक है, सो ये देखो ये जो बेसिकली मर्चेंट या फिर ट्रेडर्स जो वो लोग होते हैं जो बिजनेस रिलेटेड काम करते हैं, बिजनेस अपना करते हैं, कोई दुकान खोल देता है, सब्जी बेचता है, वो सारे काम जो होते हैं वो ट्रेडर्स में आता है। ठीक है, अब देखो लास्ट जो हमारा ग्रुप है स्टेट सिस्टम का वो होता है सर्व्स एंड स्लेव्स का। ठीक है, अब देखो इसके अंदर कौन कौन आते हैं, तो इसके अंदर जो हमारे गुलाम होते हैं, जो मजदूर होते हैं, वो सारे लोग आते हैं इसके अंदर। तो देखो क्या क्या पॉइंट्स लिखे। द सर्व्स वेयर लीगली टाइड टू द लैंड, देयर कंडीशन वाज सिमिलर टू दैट ऑफ स्लेव्स, हाउएवर अनलाइक सेल्स द सर्व्स वेयर नॉट बॉट और सोल्ड बट केम विद द लैंड। द सर्व्स हैड क्लियरली डिफाइंड राइट्स बट दे वेयर एक्सप्लॉइटेड बाय द फूडल लॉर्ड्स। मतलब क्या कि देखो ये जो सर्व्स होते हैं और स्लेव्स होते हैं इनमें मतलब देखोगे तो ऐसे सिमिलर ही आपको दिखेंगे कि देखो स्लेव मतलब भी होता है गुलाम, मतलब वो लोग जो आपकी गुलामी कर रहे हैं। आपने किसी मान लो कोई देश है, आप जीत गए उस देश को, ठीक है, पुराने समय की बात चल रही है, अभी तो आप नहीं जीत सकते। तो पुराने समय मान लो आप राजा थे और आपने किसी देश को जीत लिया, तो वहाँ के जितने भी गुलाम होंगे, मतलब मान लो वहाँ के जितने भी लोग होंगे, आप चाहो तो उन लोगों को अपना गुलाम बना सकते हो और आप चाहो तो उन गुलामों को बेच भी सकते हो दूसरों को। मान लो आपका दोस्त है, उसके मतलब उसका राजपाट है, वहाँ पर गुलामों की कमी पड़ रही है, वहाँ पे गुलाम कम है, उसको पत्थर तोड़वाना है, पहाड़ तोड़वाना है, तो उसके लिए गुलाम जो है उसके पास कम है, तो आप चाहे तो अपने गुलामों को उससे बेच भी सकते हो। ठीक है, ऐसे गुलामों को बेचा भी जा सकता है, मतलब गुलाम जो होते हैं, स्लेव जो होते हैं। लेकिन ये जो सर्व होते हैं ये वैसा नहीं होते, मतलब सर्व जो होते हैं वो गुलामी नहीं करते आपकी, मतलब एक तरह से मानोगे तो गुलाम ही रहता है। फ़र्क इतना रहता है कि आप इन्हें खरीद और बेच नहीं सकते हो। मतलब क्या, ये जैसे देखो
मान लो आपने किसी को रखा है खेती करवाने के लिए, ठीक है, मतलब वो एक आदमी है, बहुत गरीब आदमी है, जिसके पास ज़मीन वमीन कुछ नहीं है, मतलब एकदम फटे हाल है उसके, कुछ नहीं है उसके पास। और आप हो एक राजा महाराजा जिसके पास बहुत सारी ज़मीनें हैं, बहुत आप अमीर आदमी हो। तो आप क्या करते हो, उस आदमी को पकड़ के लाओगे और उससे वहाँ पर मतलब बेसिकली मजदूरी करवाओगे, उससे वहाँ पर गुलामी करवाकर उससे खेती करवाओगे, ठीक है। तो खेती करने के बाद जितना भी अनाज उगेगा, आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में, मतलब आधा से ज़्यादा जो खेती में जो अनाज उगा है वो आप रख लोगे और थोड़ा बहुत उसे दे दोगे, मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट लूट मार करके उसके बाद जो बचा छूटा रहेगा वो उसे दे दोगे खाने पीने के लिए, ठीक है। अब इस तरह की गुलामी रहेगी बेसिकली, लेकिन आप उस गुलाम को किसी भी जगह पे बेच नहीं सकते, मतलब आपने परमानेंटली उसको खेती करने के लिए रख दिया है। अब कल को मान लो आपको कोई दूसरा राजा आके मार देता है, ठीक है, या फिर आपका राज्यपाट छीन लेता है, तो वो जो राजा है वो उस गुलाम को अपना गुलाम अब मान लेगा, क्योंकि वो बेसिकली ज़मीन पे काम करता है और ज़मीन को आप बेच नहीं सकते, ज़मीन को थोड़ी दूसरे राज्य में जाकर दे के आओगे, और क्योंकि वो ज़मीन को आप नहीं दे सकते तो उस नौकर को भी नहीं दे सकते, ठीक है। तो अगर दूसरा कोई राजा आता है तो वो भी उस गुलाम से मतलब काम तो करवाएगा, लेकिन अगर उसका मन करता है कि मैं ये जो गुलाम है इसको दूसरे किसी को बेच दूं, तो वो नहीं बेच सकता, ठीक है, क्योंकि वो ज़मीन पे ही सिर्फ उसी ज़मीन पे काम करेगा, वो दूसरे किसी खेत में काम नहीं करने वाला है। तो ऐसे जो सर्व्स होते हैं वो मतलब बेसिकली, और जो स्लेव्स होते हैं इनको सबसे छोटे ग्रुप में माना जाता है, क्योंकि ये गुलामी करते हैं राजा महाराजाओं की, और बेसिकली क्योंकि जो गुलाम होते हैं, जो लोग होते हैं जो दूसरों की गुलामी करते हैं, उन्हें सबसे छोटा ग्रुप माना जाता है। सो मे बी आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी भी तरह का डाउट रहता है, या फिर हो सकता है आपको कोई ग्रुप नहीं समझ आया होगा, मैंने कोई गलत चीज़ अगर आपको बता दी होगी, तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो कि मुझे ये चीज़ नहीं समझ आई है, मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा कमेंट सेक्शन के अंदर ही, अगर छोटा कंसेप्ट होगा तो। और अगर बड़ा कंसेप्ट होगा तो आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसको डिटेल वे में समझा दूंगा। तो देखो मे बी आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। अब देखो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो जल्दी चैनल पे आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में भी, ताकि जैसे ही हमारी जो नेक्स्ट लेक्चर है इसकी फाउंडेशन कोर्स की वो अपलोड हो जाए तो उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को देख सको। सो चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नए होंगे तो, और वीडियो अगर पसंद आई है, समझ आया है, तो वीडियो को लाइक भी कर दो, लाइक कर देना वीडियो को, और कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि समझ आई है या फिर नहीं आई है। सो देखो इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है यहाँ पर उसकी प्लेलिस्ट आ गई होगी, अगर वीडियो को लेट देखोगे होगे तो यहाँ पर फाउंडेशन कोर्स की भी प्लेलिस्ट आ गई होगी, और अपना जो बिजनेस कम्युनिकेशन है उसकी भी आ गई होगी, और चैनल पे अब बिजनेस इकोनॉमिक की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, तो आप चाहे तो वो भी चेकआउट कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।